जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। मतलब दोस्तों किसमें आपका जो है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। जिसमें पहला कहता है कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। हाँ दोस्तों, इसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा रहता है। याद रखना है कि तीर की धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में जो संचित ऊर्जा रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट है कि किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। हाँ, ये भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट करा कि स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, इसमें भी आपका स्थिति ऊर्जा देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। नहीं दोस्तों, बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा जो होता है यह गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि चौथा नहीं होगा, बाकी 1 2 3 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हमारे मोरारजी देसाई थे और ये दोस्तों 10 बार बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए हैं। और जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, यह महिला में सर्वाधिक बार हो जाएंगे। इन्होंने दोस्तों 8 बार बजट पेश किए हैं, याद रखिएगा। और प्रथम महिला हो जाएगी जो बजट पेश करने वाली, वह इंदिरा गांधी हो जाएगी। प्रथम महिला इंदिरा गांधी हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संस्था का नाम है दोस्तों जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 जो जारी किया है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। बी UNDESA के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के लिए किया जाता है। तो DPT यानी कि डी से होता है दोस्तों डिप्थेरिया, पी से होता है पर्टुसस पड़ा जाता है जिसको काली खांसी, और टी से होता है टिटेनस, यानी कि ऑप्शन आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत सरकार के दोस्तों जो नए विदेश सचिव बनाया गया है उनका नाम है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री दोस्तों, जो कि अभी भारत सरकार के नया विदेश सचिव बने हैं, विक्रम मिश्री। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। यहाँ पे आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं, नाइट्रोजन। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CS शेट्टी दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के चेयर बने हैं। यही RBI के दोस्तों बात करेगा तो RBI का भी नए ही बने हैं, जिनका नाम है संजीव मल्होत्रा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूरोपीय परिषद के दोस्तों नए अध्यक्ष जो बने हैं एंटोनिया कोस्टा आपका राइट हो जाएगा, यूरोपीय परिषद के जो कि नए अध्यक्ष के रूप में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाजी की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। तो दोस्तों बताइए किसको प्रदान किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा का दोस्तों भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान जो कि ओलंपिक ऑर्डर है, यह प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा की बात किया दोस्तों तो देहरादून से संबंधित है, क्योंकि देहरादून में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों जो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में
यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा में। याद रखना है, आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऐसे परिसंचरण तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक खुला होता है और एक आपका बंद होता है। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी जो भी आपका हो जाएगा उस सभी में दोस्तों, जैसे एनिलिडा हो जाएगा, ये सभी में कॉर्डेटा हो जाएगा, इसमें आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मृदुता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। तो जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह भोजन एवं जल का संचय कराता है, बिल्कुल सही है, भोजन और जल का संचय कराता है। नेक्स्ट है कि यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो कि विभाज्योतकों में विभेदीकरण का परिणाम है, हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि यह जलीय पादप में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु का परिवाह में सहायक होता है। तो ये तीनों कथन आपके यहाँ पे दोस्तों सत्य है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। नेक्स्ट है कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एक्सपो का जो आयोजन किया गया दोस्तों यह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्य को छूती नहीं है। रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों क्योंकि सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन था। तो देखिए नागालैंड जो है यह बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, बाकी दोस्तों मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मिजोरम करता है और फिर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल करता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि नीचे दिए गए कथन का ये और कारण आर को पढ़ना है और कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है यहाँ पे। जिसमें पहला कथन है कि सभी जीवित जीव में अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, नहीं पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और यह कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लौकों में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों कथन ए और आर दोनों सही है, कथन ए और आर दोनों सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु दोस्तों आर जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 15। क्वेश्चन 15 है कि नोमैडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच आयोजित किया गया है। तो बताइए दोस्तों किन दो देश के बीच हुआ है। तो भारत और मंगोलिया के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, और यह दोस्तों मेघालय के उमरोई में हुआ है, याद रखिएगा मेघालय के उमरोई में हुआ है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, और भारत और मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट पाते हैं कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो बताइए दोस्तों किसको निर्वाचित किया गया है। तो आपका नीता अंबानी हो जाएंगे यहाँ पे, नीता अंबानी जी को दोस्तों, जो कि रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नीता अंबानी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कोड का आपका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अवशेषी अंग, तो देखिए यहाँ पे हमको अवशेषी अंग की बात की जाए तो यहाँ पे तो उदाहरण से आप चलना पड़ेगा। तो अवशेषी अंग में दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका आंसर बता दें दोस्तों क्योंकि डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन नहीं अट पाएगा, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसे पीडीएफ देंगे वहाँ से भी इसको देख लेना है। तो 18 का दोस्तों जब बनाइएगा तो आपका राइट आंसर जो 18 का आंसर आएगा, सॉरी 17 क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी आएगा, 2 4 1 3 आ जाएगा, 2 4 1 3। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले के सीमा को नहीं छूता है। तो बताइए दोस्तों बिहार के कौन सा जिला है जो कि पटना को जिला के साथ नहीं छूती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मधुबनी जिला, मधुबनी जिला नहीं दोस्तों, जो कि मधुबनी जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो मधुबनी जिला दोस्तों पटना से संबंधित नहीं है, बाकी वैशाली भी है, नालंदा भी है और लखीसराय है जो कि दोस्तों पटना के सीमा को टच करती है। चलिए नेक्स्ट बात है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी सेतु किस नदी पर बनाया गया है। बताइए दोस्तों जेपी सेतु जो है यह किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों गंगा नदी पर, बिल्कुल सही बात है, गंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत था। तो बिहार राज्य का पूछा दोस्तों 2011 के अनुसार, तो बिहार में जो साक्षरता दर था 61.8%, 61.8% था दोस्तों, और पूरा बिहार की बात की जाए तो 80% था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन आपका 21 है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो 1917 में हुआ था, और पटना में दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना कहेगा तो 1916 में हुआ था। याद रखना है, पटना में हाई कोर्ट कहेगा तो 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय का दोस्तों तो 1917 में। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो पटना विश्वविद्यालय का ही पूछ रहा है। फिर दोस्तों पटना में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना हुआ था 1925 में, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना पटना में जो कि पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों 1925 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों जो पुस्तक इसमें लिखा गया है, देखिए इंडिया डिवाइडेड भी लिखा गया है, बापू के कदमों में ये भी दोस्तों, फिर चंपारण में सत्याग्रह, यह तीनों पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था। तो सदाकत आश्रम की स्थापना दोस्तों वर्ष 1921 में हुआ था और यह आश्रम पटना के बिहार में स्थित है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका ऐतिहासिक महत्व रह चुका है। तो याद रखना है 1921 में हुआ है सदाकत आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट है कि एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो, तो एल्फा क्रिएटिन दोस्तों जो प्रोटीन है यह त्वचा में उपस्थित रहता है, त्वचा में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और 25 है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो के द्वारा दोस्तों जो खरी बोली है, खरी बोली में दोस्तों महत्वपूर्ण का भूमिका निभाया गया है, तो खरी बोली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो को याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन 26 है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो शिक्षा से संबंधित है दोस्तों सैडलर आयोग, जो कि 1917 में इसको आयोग को नियुक्त किया गया था। 1917 में याद रखना है, 1917 में। और उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, चेम्सफोर्ड हो जाएगा उस समय गवर्नर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तब मुगल काल की दोस्तों राजकीय भाषा फारसी था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है, तो फारसी है, याद रखिएगा फारसी। नेक्स्ट है कि लेमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है लेमार्क के बारे में, वही पूछ रहा है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग और अनुपयोग तथा उपार्जित जो कि लक्षणों की वंशागति है। ये तो कथन सही है दोस्तों, लेकिन आपको गलत चूज करना है। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन के द्वारा जौ विकास का प्रमाण है। हाँ, ये भी कथन सत्य है दोस्तों, यानी कि गलत है, नहीं है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट कर रहा है कि बीजमान इस बात के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। ये भी सही दोस्तों, जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया गया था बीजमान के ही द्वारा। तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सत्य पूछ रहा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों, यानी कि गलत कथन आपका कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं कि एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड दोस्तों जो पूर्व पंचायत समिति होता है वह एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक प्रशासकीय अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। देखिए दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। लेकिन दोस्तों पुनः 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और उसके बाद दोस्तों 44वां संविधान संशोधन होता है जिसके में 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पे 30 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम महत्व को दर्जा दिया गया है। तो इसको दोस्तों किस रूप में दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, भारत सरकार के दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समान जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं इनको सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में, 1953 में किया गया था, जो कि दोस्तों याद रखना है भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था और काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में, काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में दोस्तों याद रखिएगा। और यह रिपोर्ट अपना सौंपा था 1955 में। नेक्स्ट बात है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो यह अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। यह अधिकार याद रखना है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति घोषित करना यानी SC/ST घोषित करना दोस्तों, यह आपका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट बात है पर्वत देश और एक तरफ दोस्तों देश महादेश है और संबंधित बताना है कि कौन सा आपका युग में इसमें कितने युग में सही सुमेलित है, यह बताना दोस्तों कितने युग में इसमें आपका सही सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं 34 को, जिसमें पहला है कि अल्पेशियन पर्वत जो कि यूरोप की है। नहीं दोस्तों अल्पेशियन पर्वत यूरोप की नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा दोस्तों कि डेक्सनबर्ग पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। देखिए डेक्सनबर्ग पर्वत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है। फिर आल्प्स पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत दोस्तों यूरोप में है, न कि अफ्रीका में है, यानी कि सभी कथन गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सभी युग्म गलत सुमेलित हैं, सभी युग्म गलत सुमेलित है। और कहाँ है दोस्तों, ये भी हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य को अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार दोस्तों विधायी सदन के सभापति के अध्यक्ष के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लगाइएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि दोस्तों एनसीपी कब स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1999 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1999 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1999 में। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पार्टी है जो कि आपको बता देते हैं स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी महत्वपूर्ण पार्टी में आता है दोस्तों बीजेपी आता है, कांग्रेस आता है। तो कांग्रेस तो आपको जानकारी होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। फिर दोस्तों बीजेपी जो कि 1980 में, बीजेपी दोस्तों कब? तो 1980 में। फिर आम आदमी पार्टी है दोस्तों जो कि 2012 में स्थापित हुआ था। फिर मुस्लिम लीग की बात किया दोस्तों तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात की जाए यानी कि सीपीआई तो 1925 में हुआ था। भारत जनसंघ की बात की जाए तो 1951 में। राष्ट्रीय जनता दल यानी जिसको आरजेडी बोला जाता है, यह दोस्तों 1997 में। चलिए नेक्स्ट बात है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो अधिकतम कहेगा दोस्तों तो 3 वर्ष तक यानी कि 3 साल तक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और यह दोस्तों 6 महीने के लिए लागू होता है और इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है, याद रखना है। और राष्ट्रपति जो शासन लगता है दोस्तों अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है कि निम्न कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है जबकि प्रशांत महासागर लगभग दोस्तों वृत्ताकार है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य है दोस्तों। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। सत्य कथन का चयन करना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2, और असत्य कथन का था तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाता, नहीं तो फर्स्ट और नहीं सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? माने कनाडा के संविधान से दोस्तों नहीं लिया गया है, यानी ग्रहण नहीं किया गया है। कौन सा? तो देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार, यह तो दोस्तों कनाडा से संबंधित है। फिर अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा से है। नेक्स्ट है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी दोस्तों कनाडा से है। फिर समवर्ती सूची, देखिए दोस्तों समवर्ती जो सूची है यह कनाडा से नहीं बल्कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था। नेक्स्ट पाते हैं कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो तुरमय जो था दोस्तों यह मिस्र का राजा था, मिस्र का, याद रखना है मिस्र का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चालुक्य। और करा दोस्तों कि राजवंशों को सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में सजाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा आपको यहाँ पे शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश जो कि दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन किया था, शुंग वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा फिर आपका गुप्त वंश और उसके बाद चालुक्य वंश, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 42 कि भारतीय वरीयता क्रम यानी प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसको वरीयता प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों इस राष्ट्रपति को है, लेकिन ऑप्शन है क्योंकि दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, भूतपूर्व दोस्तों आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन आपका 43 है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तो चलिए दोस्तों इस पर हम लोग विचार करते हैं, जिसमें पहला कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का परिभाषा बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन 2 है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, कथन इसमें 2 है कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। नहीं दोस्तों, यह तो कथन गलत है। राष्ट्रीय आय का जन्मदाता अमर्त्य सेन को नहीं माना जाता है, यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सत्य था। नेक्स्ट कथन है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय कोष समिति का अध्यक्ष डॉक्टर आर गॉडगिल थे। नहीं दोस्तों, आर गॉडगिल नहीं बल्कि पीसी महालनोबिस थे, यानी कि दूसरा तीसरा कथन गलत हो जाएगा और पहला कथन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उपरोक्त में कितने कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1। चलिए नेक्स्ट बात देखिए दोस्तों, मैथ है। जब इसको आप मैथ को बनाइएगा तो आपका राइट आंसर जो आएगा दोस्तों मैथ बनाने के बाद 1500 रुपये आंसर आएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 1500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग है। तो जब 45 का दोस्तों रीजनिंग बनाइएगा तो भांजा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भांजी, ऑप्शन नंबर सी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ है।
तो इसको जब बनेगा दोस्तों तो 50% आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू कर दिया है। तो यह दोस्तों पटना में शुरू किया गया है। और पटना में दोस्तों किस में, तो आईजीएम्स में, आईजीएम्स पटना में दोस्तों याद रखना है कि आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू कर दिया है, याद रखना है, आईजीएम्स पटना में। नेक्स्ट है दोस्तों कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2025 का दोस्तों जो आयोजन किया गया COP 2025 में, यह दोस्तों ब्राजील में होगा। और जो COP29 COP जो 29 हुआ दोस्तों, यह अजरबैजान के शहर है जिसका नाम है बाकू शहर में है, याद रखना है, बाकू शहर में। और COP28 पूछेगा आपसे दोस्तों तो दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में शहर है दुबई। दोस्तों आपका 49 है कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वां गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। 2024 के बारे में बोल रहा है दोस्तों। इसका थीम था कि विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र का मातृकता, बिल्कुल सही बात है। उस समय दोस्तों मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति, जो इनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित है, ये भी सही है। फिर दोस्तों राज्य का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था, नहीं दोस्तों ये तो कथन गलत है, या उड़ीसा को मिला था, उड़ीसा को। यानी कि 1, 2, 3 कथन आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा दोस्तों बाजीराव द्वितीय था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए हैं। तो दोस्तों झांसी किया गया है, नागपुर किया गया है, सतारा किया गया है। झांसी, नागपुर, सतारा दोस्तों आपको बता देते हैं। इसे सतारा को किया गया था सबसे पहले, जो कि 1848 में। नागपुर दोस्तों 1854 में हुआ है। और झांसी दोस्तों 1853 में हुआ है, 1853 में। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ है। बताइए दोस्तों नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ है। तो 1930 आंसर यदि आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कि दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और 5 अप्रैल 1930 को दोस्तों तक यह चला था, 5 अप्रैल 1930 तक यह चला था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपका 53 है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। या दोस्तों बीडी सावरकर के द्वारा दोस्तों यह संगठन 1904 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन दे रहा है आपका कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नहीं दोस्तों ये तो कथन गलत है, ये कथन आपका गलत है। यानी कि पहला कथन दोस्तों जो कि आपका राइट हो जाएगा, तो सत्य बोल रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला। नंबर 55 है कि रेनेसां आंदोलन का शुरुआत कहाँ में हुआ था। तो रेनेसां आंदोलन दोस्तों इटली में हुआ था। रेनेसां आंदोलन कहाँ में हुआ था दोस्तों, इटली में, याद रखना है, इटली में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन 56 का है दोस्तों कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तु के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है। तो उसको दोस्तों ई कॉमर्स नाम है, याद रखना, ई कॉमर्स। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के दोस्तों एनएनपी में से जीएसटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर घटा सकते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को दोस्तों घटाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपये को पहली बार कब अवमूल्यन किया गया था। तो पहली बार दोस्तों 1949 में, पहली बार 1949 में अवमूल्यन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। तो भारत की प्रथम खनिज नीति दोस्तों जो घोषित किया गया था वह दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों 1993 में लागू किया गया था। भारत की पहली राष्ट्रीय खनिज नीति दोस्तों 1993 में लागू हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो पारंपरिक दोस्तों ऊर्जा स्रोत आपका सौर ऊर्जा नहीं है, बाकी दोस्तों पेट्रोल है और कोयला भी है। नेक्स्ट है कि कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है। तो कुंडनकुलम परियोजना दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों कुंडनकुलम परियोजना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में कौन सा बागवानी से संबंधित है।
तो बागवानी से दोस्तों देखिए स्वर्ण क्रांति जो है ना, स्वर्ण क्रांति ये आपका बागवानी से और शहद से जुड़ा हुआ है। स्वर्ण क्रांति याद रखना है, बागवानी और शहद से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और यह 1991 में शुरू हुआ था और 2003 तक चला था, याद रखना है स्वर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ऑपरेशन फ्लड की बात किया दोस्तों, तो यह श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर हरित क्रांति दोस्तों, जो कि उच्च उपज देने वाला जो क्रांति का प्रयोग किया गया था वही हो गया हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोला कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों मुंबई में है, मुंबई जो कि नवी मुंबई को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी निर्धारित किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोस्तों 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में कहेगा आपका 2100 कैलोरी। तो यहाँ पर ग्रामीण पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र पूछता तो 2100 कैलोरी हो जाता। नेक्स्ट है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था। बताइए दोस्तों यह अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर दोस्तों 65 का आप आंसर रगनार नरकस दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, रगनार नरकस के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए दोस्तों। तो तालु, बिल्कुल सही बात है, तालु हो जाएगा, तालु। नेक्स्ट है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तब पशुपालन मत्स्य पालन ये सभी दोस्तों किसका हो जाएगा। तब प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। सेवा दोस्तों तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। निर्माण विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी को हम बोलेंगे जहां पर निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक जहां का पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मूल्य वर्धित। एक में दोस्तों आंसर, हाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया है मूल्य वर्धित, मूल्य वर्धित हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपका 70 है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ का है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। देखिए दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की बात की जाए तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों स्थापना किया गया था डरबन में। डरबन में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं, डरबन में। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में किया गया था। और टॉल्स्टॉय फॉर्म कहेगा दोस्तों तो जोहान्सबर्ग में। टॉल्स्टॉय फॉर्म कहा था तो जोहान्सबर्ग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 71, जब इसको बनाएगा तो ऑप्शन डी 18 आंसर आता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 72, ये भी दोस्तों आपका मैथ से संबंधित है। तो जब इसको बनाएगा दोस्तों तो आपका 44% आंसर आएगा। कितना, तो 44% आंसर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है। क्या दोस्तों अमेरिका की देन है। कहाँ की देन है, तो अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा दोस्तों 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील याद रखना है। समुद्री जल सीमा पूछेगा, प्रादेशिक जल सीमा पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है। देखिए दोस्तों भारत के मात्र 2 ज्वालामुखी है, एक बैरन है एक नरकोंडम है। जो कि सुप्त ज्वालामुखी नरकोंडम हो गया, बैरन ज्वालामुखी दोस्तों सक्रिय है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, और दोनों दोस्तों वहीं पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाला संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य धारियों को किस नाम से जाना जाता है। तो दून नाम से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दून। नेक्स्ट बात है कि निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता दोस्तों जोजिला दर्रा से है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा जोजिला दर्रा से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 78 है जो कि आपका इंग्लिश से संबंधित है। तो अगर 78 का आप दोस्तों बनाइएगा तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वाटर पोलो में दोस्तों खिलाड़ी की संख्या 7 होता है। यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण खिलाड़ी को बताते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बेसबॉल, तो बेसबॉल में दोस्तों 9 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, और खो खो में भी 9 होता है। बेसबॉल और खो खो याद रखना 9। यही दोस्तों कबड्डी और नेटबॉल कहेगा तो वहां पे 7 होता है, कबड्डी और नेटबॉल में 7। फिर दोस्तों आपसे कहेगा कि फुटबॉल क्रिकेट हॉकी में 11, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी में 11 याद रखना है। हाँ लेकिन रग्बी फुटबॉल कहेगा तो 15, फिर दोस्तों जिम्नास्टिक में 8 होता है। फिर दोस्तों बास्केटबॉल और फुटसल में 5 होता है। फिर दोस्तों खो खो में आपका 9 होता है, और बेसबॉल में भी 9 होता है। खो खो और बेसबॉल दोनों में 9, और पोलो में 4।
चलिए नेक्स्ट बात है, सभी दोस्तों याद रखिएगा जो जो बताए हैं। निम्न में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन के अनुकूल चला जाए तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों आपका प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है दोस्तों, प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखना है, CaSO4 ½ H2O होता है, ½ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 82 है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत जो लवण होता है दोस्तों उसमें क्या रहता है बताइए, तो उसमें दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड देखिए ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात है कि खनिज मिनरल क्या है बताइए दोस्तों, खनिज मिनरल जो है यह क्या है, तो खनिज मिनरल दोस्तों आपका अकार्बनिक ठोस है, अकार्बनिक ठोस है, यानी कि ऑप्शन आप सी लगा सकते हैं, अकार्बनिक ठोस पदार्थ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपका 84 हो जाएगा कि लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो लोकू त्यौहार दोस्तों बनाइए, या कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोकू त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है, तो यह दोस्तों उत्तल लेंस से बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इसके एक सूत्र होता है दोस्तों बनाने के लिए, जब उसको बनाइएगा ना तो इसको बनाने के बाद दोस्तों 112 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 112 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 122 दोस्तों, 122 फ़ारेनहाइट आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्जेंटीना की राजधानी, तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों आपका कौन सा है, तो बताइए, तो ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर है, याद रखिएगा। ओटावा दोस्तों बताइए, ओटावा किसकी राजधानी है, तो कनाडा का, ओटावा दोस्तों कनाडा का राजधानी है। फिर दोस्तों ब्राजीलिया, ये ब्राजीलिया किसकी राजधानी बताइए, ब्राजीलिया तो दोस्तों ब्राजील का ही, ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया है। जयवर्धन पूरा कोटे यह किसका है, तो श्रीलंका की है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो दोस्तों आवृत्ति जो होता है ना, आवृत्ति वह परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आप सी लगा सकते हैं कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, बताइए दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट हो जाएगा, विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों आपका वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 90 बोल रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, तो बताइए दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप को खोजकर्ता जो थे उनका नाम था गैलीलियो, गैलीलियो याद रखना है, गैलीलियो। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्न में किसमें कार्बन नहीं है, तो किसमें कार्बन नहीं है दोस्तों, देखिए हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह दोस्तों किस धातु के बारे में आपका बोल रहा है, बताइए किस धातु के बारे में बोल रहा है, तो यह दोस्तों तांबा के बारे में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि किस बैंक ने EMI डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है, तो बताइए दोस्तों किस बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया गया है, याद रखना है MSMI, MSAMI है, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो लाहौर नृत्य दोस्तों आपको बताइए यह कहाँ से हो जाएगा, तो लाहौर नृत्य है दोस्तों यह मेघालय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आप लगा सकते हैं, मेघालय से। नेक्स्ट है कि निम्न में से सम्मिलित करना है, जिसमें पहला दोस्तों कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर का दोस्तों प्रचलित है जो कि विश्व एड्स दिवस के रूप में, फिर 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, यानी कि 1 के 2 का 2 हो जाएगा, 4 फरवरी को में दोस्तों विश्व कैंसर दिवस, ये भी सही है दोस्तों, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी सम्मिलित हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि NEFT क्या है, तो NEFT जो है दोस्तों यह एक फंड ट्रांसफर एक प्रणाली है, क्या है, तो फंड ट्रांसफर एक प्रणाली है दोस्तों, NEFT याद रखना है, NEFT आपका फंड ट्रांसफर प्रणाली है, जिसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन 97 है दोस्तों कि 76वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है, तो सबसे अधिक पुरस्कार दोस्तों रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की दोस्तों प्रेम कहानी जीता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि प्रोब 3 मिशन का इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किया है, तो दोस्तों PSLV C59 के द्वारा, PSLV C59 के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है, याद रखना है।
नेक्स्ट दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में हुआ है, 1901 ईस्वी में। फिर दोस्तों देखिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 100 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है सेट का कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश दोस्तों आपका थाईलैंड बना है, याद रखिएगा थाईलैंड बना है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपका सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।